Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सबसे पहले अनुलता जी मैं आप ही से शुरू कर लेती हूँ कि पहले हमें यही लाइन समझा दीजिए कि लेखन मतलब लेखन, किस्से कहानियों से भी इतर, मतलब किस तरह का लेखन और कितने सारे विधा हमारे पास हैं। थैंक यू शशि। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हमने पेन उठाया और कागज पे लिखना शुरू किया तो वो सारा कुछ लेखन है जी। और अगर कहानियों से अलग बात करें तो मैं बहुत प्रिमिटिव उससे शुरू करना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचिए कि अगर किसी अखबार में कोई ऑबिचुरी भी आती है, शोक संदेश भी, उसका भी जो टेक्स्ट होता है ना, वो किसी एक्सपर्ट राइटर के द्वारा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, वो भी एक लेखन है। फिर और ऊपर चलते हैं, चिट्ठियां एक लेखन है तो जो ये बताएंगी, यात्रा वृत्तांत भी कथितर लेखन है ना। और एडवर्टाइजमेंट है, जैसे अब आजकल, पहले कैसे ऐड आते थे, अब देखो कितने अच्छी कहानी के रूप में एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं ना। वो भी, उसमें तो बहुत ही इंटेंस राइटिंग आजकल मतलब लेखक कोई अपॉइंट कर रहे हैं वो लोग। तो लेखन तो जो टिपिकल, अगर हम फिक्शन की बात करें, उसके इतर बहुत कुछ है जो इसको, जिसकी वैल्यूएबल लेखन है जो बहुत ज्यादा। और जो मैंने किया है ज्यादा कहानियों के, वैसे तो मैं बहुत ठेठ कथाकारी हूँ, कहानियां लिखी हैं, कविताओं का हम जिक्र नहीं करते क्योंकि कविताएं तो है ही हैं, वो तो हम जानते ही हैं। तो जैसे मैं बुक रिव्यू किया है मैंने, ऑडिबल एक प्लेटफॉर्म, मैंने बहुत ऑडियो मीडियम में काम किया है। शायद आप जानते होंगे कि मैं ऑडियो मतलब स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा के साथ काम करती हूँ, तो मैंने उनके लिए कहानियां लिखी हैं। तो ऑडियो मीडियम मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल मीडियम रहा। तो ऑडिबल में मैंने एक बुक रिव्यू किया था पन्ने खां नाम से। तो मुझे उसको लिखते हुए कभी नहीं लगा कि मैं कुछ कथा से इतर लिख रही हूँ। हाँ जी। फिर मैंने किताबें शुरू किया तो बिग एफएम पे जो आता था वो भी बुक रिव्यू था। तो हर एक जब बुक रिव्यू लिखती हूँ तो मुझे बिल्कुल कहानी लिखने जितना मन से, उतने भाव से और उतने इमोशन से लिखती हूँ। ऐसा नहीं कि कहानी में खाली इमोशन है और बाकी किसी चीज में नहीं है, क्योंकि इमोशन, जो भाव होते हैं, वो कहानी को कहानी बनाते हैं ना। तो जो भी ऐसा लेखन है, मतलब जिसमें भाव है, तो मुझे लगता है कि उसको हम कथेतर लेखन कह सकते हैं। शिखा जी कुछ कहना चाह रही हैं। शिखा जी तो वैसे भी आउट ऑफ इंडिया रही हैं हमेशा और हिंदी में लिखती रही हैं। तो अभी जिस हिंदी विषय पर हम बात कर रहे थे, हम उस पर भी आएंगे, क्योंकि हम लोगों के मन में ये बड़े सवाल है कि हिंदी और अंग्रेजी, मुझे लगता है भाव में बोली गई कोई भी भाषा जो आपके मन तक पहुंच पाए, वो बड़ी खुश वाली है, बड़ी अच्छी भाषा है। जी। मैं पहले वाले सवाल पे पहले आ जाती हूँ। मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेरे लिए लिखना सिर्फ वो था कि जो मेरे मन के भाव हैं वो मैं शब्दों में लिख दूं, सिर्फ ये मेरा मकसद था। और उसी से मैंने कविताओं से शुरू किया और उसके बाद फिर संस्मरण, यात्रा वृत्तांत से होते हुए मेरी गाड़ी कहानी उपन्यासों तक आ गई। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कथेतर जो है, तो ज्यादातर ये होता है कि कहानियां ही लेखन समझा जाता है या उपन्यास ही लेखन समझा जाता है। लेकिन सही कह रही हैं, है ना। लेकिन कथेतर जो विधाएं हैं, जैसे डायरी है या यात्रा वृत्तांत है या संस्मरण है, मुझे लगता है वो ज्यादा पाठकों को आकर्षित करते हैं, उनके लिए ज्यादा रोचक होते हैं, क्योंकि वो यथार्थ से ज्यादा जुड़े होते हैं और उनको जो पाठक है वो बहुत रिलेट कर पाता है अपने आप से। उसको लगता है कि अगर ये ऐसे लिखा गया है तो वो उसके लिए जानकारी परक भी है, जिसका वो इस्तेमाल भी कर सकता है और उसको पढ़ने में भी मजा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कथेतर जो भी विधा होती है वो एक ऐसी विधा होती है जो यथार्थ को बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकती है। अब मैं आपके दूसरे सवाल पर अगर आऊं तो भारत से बाहर हिंदी, तो हिंदी भारत से बाहर पहले होता था कि भारत से बाहर जो बच्चे हिंदी पढ़ते थे या लोग हिंदी पढ़ते थे वो मूलतः होते भारत के थे, लेकिन उनकी भाषा, क्योंकि वो बाहर हमेशा रहते हैं, तो इंग्लिश हो जाती है और हिंदी उनकी दूसरी या तीसरी भाषा होती है। तो पहले वो सिर्फ इसलिए पढ़ा करते थे कि भारत जाएंगे तो उनकी दादी नानी से वो बात कर सके उस भाषा में। लेकिन अब समय जितना बदल गया है, अब दादी नानी ऐसी नहीं है जो सिर्फ हिंदी में बात कर सके, वो अंग्रेजी में बहुत अच्छे से बात कर सकती हैं। तो इसी तरह भाषा ने अपना पड़ाव भी बदला। अब जहाँ जैसे मैं बहुत सारी संस्थाओं से वहाँ जुड़ी हुई हूँ, तो उनका भाषा का, जैसे देखिए, भाषा को आप संस्कृति से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल। संस्कृति का रिफ्लेक्ट होती है भाषा।
तो उनका मेन मकसद होता है कि जो भारत वो हमारे यात्रा वृत्तांतों में या फिल्मों में या डायरी में या कहानियों में देखते हैं, उस भारत को समझने के लिए वो हिंदी सीखते हैं और वो हिंदी सीख कर वो उस संस्कृति को समझना चाहते हैं। अब देखिए, अगर मैं यात्रा वृत्तांत यूरोप का लिखती हूँ, मान लो मैं उसमें स्पेन का कोई जिक्र करती हूँ और उसमें मैं स्पेन की ऐसी बातें लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि स्पेन में जाके खुद उनके लोगों से उनकी भाषा में मुझे वो देखना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे ही उनके लिए हिंदी होता है। वो जो पुरानी साहित्य है या पुराने वेद है, उनको समझने के लिए और उससे वो उस देश को समझने के लिए हिंदी सीखते हैं। बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल।